नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन एकदम समय पे आपको मिलते रहें। और दोस्तों, जैसे कि आप देख चुके हैं कि ये हमारा आर्मी अग्निवीर स्पेशल प्रैक्टिस बैच 2024 है ना, जो हमने अभी चलाया है, जिसकी आज हमारी दूसरी क्लास है और जिसमें हम आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी अग्निवीर के पेपर की। और हम 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हमारे जीएस के क्वेश्चन भी है, साइंस के भी हैं और मैथ्स के भी हैं और रीजनिंग के भी है, और सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पे, और उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सवाल है पहला कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। तो ऑप्शन है इसके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। तो चंबल नदी जब देखेंगे आप ध्यान से तो आपको मिलेगा, उस मैप वगैरह में देख लीजिएगा कि यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये नदी बहती है। तो उस हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, महाराष्ट्र में नहीं बहती है, बिहार में नहीं, कहाँ बहती है, डी मध्य प्रदेश में बहती है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल को देखिए और सवाल का आंसर बताइए। आनंदपुर साहब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और अगर आपको नहीं पता है, ये क्लास हमारी 8 PM पे आती है, डेली नहीं है आएगी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दिन में, लेकिन आएगी किस टाइम, 8 PM पे आएगी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही है। देखिए यहाँ पे आनंदपुर साहब के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिख धर्म से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो ये कहाँ पे होगा, डी पंजाब में। आनंदपुर साहब कहाँ पर है, पंजाब में। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या। तो मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या पूछिए, तो हमें पता होना चाहिए एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिला के टोटल न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हुए, 34। तो 34, 33, 31 और डी 30। तो आंसर क्या होगा, ए 34 इस सवाल का आंसर होगा। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इसको देखते हैं। सवाल क्या है, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। तो ये भारत, वैसे इस ट्रॉफी का जो नाम है इसमें देख सकते हैं, भारत के सुनील गावस्कर हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एलन बॉर्डर के नाम पर ये ट्रॉफी का नाम है। तो सिंपल सी बात है, भारत के तो इसमें सुनील गावस्कर हैं, और किस देश के बाद खेल ले जाएगी, तो दूसरे खिलाड़ी कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इसलिए ये टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। तो बी ऑप्शन होगा। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या, यानी कम से कम जनसंख्या पूछी है, तो सर्वाधिक शब्द से देख के परेशान नहीं होना है। न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना है, उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या का जो राज्य है वो क्या है, सिक्किम है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन से संबंधित ये घटना है कि इसी असहयोग आंदोलन में 4 जनवरी, यहाँ पे 4 फरवरी 1922 के बारे में बात हो रही है कि को एक घटना हुई थी जिसमें 22 उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था एक थाने में। वहीं पे जो स्थान था वो चौरा चौरी था, और ये स्थान है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो इसका आंसर हुआ बी। और चलते हैं अगले सवाल। तो देखिए भाई इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले, तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जिसे IAS IPS की परीक्षा के रूप में भी आप जानते हैं, यूपीएससी जो कराती है, पहले जब ये अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी उस समय इसे पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जिनका नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर क्या होगा, सी। इन्हें पहले भारत के पहले IAS ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल है, सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को मारा था। तो यहाँ पर जनरल डायर की बात हुई है कि उसे कब मारा गया था। तो ये घटना है कब की, जैसे कि आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के बाद, है ना, सरदार उधम सिंह ने ये ठान रखा था कि उन्हें क्या करना है भाई, इसको मारना है। तो 13 मार्च, मार्च तो यहाँ सभी में है, तो सन क्या था, 1940 को। और यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि जनरल डायर के बजाय माइकल ओ डायर को गोली मार दी गई थी, माइकल ओ डायर। तो जनरल डायर पूछा गया है, ठीक है कोई बात नहीं, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो 1940, तो बी आंसर क्या है, मार्च 1940 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर।
तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गांधीनगर, वडोदरा, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में पूछा है कि वो गांधीनगर में है, वडोदरा में है, सूरत में है या फिर अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, अहमदाबाद में स्थित है ये। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो भाई देखिए इस सवाल को करते हैं। सवाल है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? रो, RAW, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है, ये बता दिए गए हैं। और रो के प्रमुख कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए सामंत गोयल, बी कुलदीप सिंह, सी अरविंद कुमार और डी सुबोध कुमार जायसवाल। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो ए है, सामंत गोयल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आमेर का किला आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ है, किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो आमेर का किला है वो आपको अच्छे से पता होगा कहाँ पे है, राजस्थान में। तो इसका आंसर होगा सी। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की आपसे बात की है। तो ऑप्शन ए है विश्वाभूषण हरिचंदन, ला बी है ला गणेशन, सी फागू चौहान या फिर डी रमेश बैस। सवाल का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, विश्वाभूषण हरिचंदन इसका आंसर है। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, जल्दापाड़ा अभ्यारण्य, जल्दापाड़ा अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। तो ये अभ्यारण्य कहां पर है आपसे पूछा गया है, किस राज्य में है। और इसका राइट आंसर होगा सी पश्चिम बंगाल। और अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है, आपको बताना है। तो आंसर है ए बेल्जियम, बी नीदरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी जर्मनी। तो FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 किसने जीता है? डी आंसर होगा इसका, जर्मनी। ये जर्मनी ने जीता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, ये आपको आंसर बताना है। तो आंसर ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कश्मीर या फिर डी पंजाब। तो हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। और मसाला उद्यान के रूप में जहाँ सबसे ज्यादा मसाला होता है वो क्या है, कौन सा राज्य? केरल। तो इसका आंसर हम देंगे बी। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। साइंस का पहला सवाल है और यहाँ से साइंस के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्यय अम्ल पदार्थ क्या है? तो अम्ल यानी कि पेट में अम्ल बन गया है तो उसके लिए उपचार के लिए जो प्रति अम्ल है जो उसका विरोध करेगा वो क्या लिया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, बी कास्टिक पोटास, सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर डी लूनर कास्टिक। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो पेट में अम्लता के उपचार के लिए क्या लिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो भाई देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है? तो ग्रसनी पूछा है, अमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है आपकी छोटी आंत में। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? तो तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है हमसे पूछा गया है। तो जो संक्रामक टाइप के रोग है एक तरीके से उन्हीं सभी को क्या कहा जाता है? तीव्र रोग कहा जाता है। तो फ्लू, गले का संक्रमण या सामान्य जुकाम, ये सभी संक्रामित रोग है, कहीं ना कहीं फैलते हैं एक दूसरे से, है ना, अचानक प्रकट होते हैं। और यहाँ पर उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का जो रोग है वो तीव्र रोगों में नहीं आएगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है, यानी कि ये जो याददाश्त है वो खत्म होती है या कम होती है कह लीजिए। तो रिकेटस सूखा रोग यहाँ पे है, अल्जाइमर रोग है, निशानता है, सीतात है। तो अल्जाइमर रोग जो है उसके कारण क्या होता है? स्मृति लोप होती है, याददाश्त में कमी होती है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, एक अक्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि अक्षार और अम्ल अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। तो जब ये मिलाए जाएंगे या अभिक्रिया करेंगे तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अपघटन, संयोजन, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण। तो क्या कहेगा? उदासीनीकरण। ये उदासीन हो जाएंगे तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है,
रक्त का पीएच मान, रक्त मतलब कि ब्लड, जैसे कि आपको पता ही है, का पीएच मान। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या बताता है शरीर में? अम्लीयता या अक्षारीयता को ये बताता है। मतलब कि 7 से कम वाले अम्लीय और ज्यादा वाले क्या? अक्षार कहलाते हैं। जिनका ठीक ठीक साथ है उदासीन होते हैं, जैसे पानी है आपका, नमक है, और इससे कम वाले अम्ल और ज्यादा वाले अक्षार। तो रक्त जो है अक्षार में आता है और उसका जो पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होता है। और फिलहाल यहाँ पर 6, 7.4, 8.4 और 6.4 में 7 से ज्यादा 2 है, और आंसर हमारा ब्लड के हिसाब से कितना है? 7.4। वेरी कर सकते हैं 7.35 से एक स्वस्थ मनुष्य में 7.45 आप कह सकते हैं कि बीच लाई करता है सामान्य व्यक्ति में। तो फिलहाल सबसे बेहतर विकल्प आपका यहाँ पे 7.4 है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, चलिए इस सवाल को देख रहे हैं। तो सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है जूल, फैराडे, ओम या केपलर। कुछ यूनिट भी आपने पढ़ी होंगी, ये व्यक्तियों के नाम है जिनके नाम पर ही कुछ चीजों की यूनिट बताई गई है। तो फिलहाल यहाँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो उसकी खोज किसने की है? बी आंसर, फैराडे ने की है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? फेफड़े किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हमें अच्छे से पता है कि ये किस में आता है भाई। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? हमारा फेफड़े है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई, इस सवाल को देखते हैं। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? अमाशय, क्षुद्रांत, वृहदांत, मलाशय। तो सबसे लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है आपको बताना है। शायद ये आपको पता है, थोड़ा शब्द में कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, इसका मतलब क्या है? छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत। तो छोटी आंत ही सबसे लंबा भाग होता है। ये बड़ी आंत है और ये क्षुद्रांत यहाँ पे क्या है? छोटी आंत है। तो यही सबसे लंबा भाग है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? मुख्य प्रघात तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो भूकंप सबसे पहले, मतलब इससे मुख्य प्रघात से पहले किस प्रकार की तरंगे, ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, बी इंफ्रासाउंड, सी श्रव्य ध्वनि। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी इंफ्रासाउंड वो उत्पन्न करता है। और अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल क्या है? रबर के वर्गीकरण में प्रयुक्त अधातु क्या है? तो ऑप्शन ए है फास्फोरस, बी है सल्फर, सी ग्रेफाइट और डी जो है आपका यहाँ पे क्या है? आयोडीन है। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में। क्लास आपको 8 बजे मिलती है, ये हम बता भी चुके हैं, आपको फिर से बता रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सल्फर। तो रबर के वर्गीकरण में प्रयुक्त अधातु का नाम क्या है? यहाँ पर सल्फर है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल। तो चलिए अब इस सवाल को करते हैं। और सवाल क्या है? आमतौर पर हृदय स्पंदन की दर किस रूप में मापी जाती है? तो यहाँ पे प्रति सेकंड पल्स पर या प्रति मिनट पल्स पर, प्रति घंटा पल्स पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से जानते हैं हम मिनट के हिसाब से कि 1 मिनट में कितनी पल्स दर है उसके हिसाब से मापते हैं। तो इसका बड़े आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। तो बी प्रति मिनट पल्स दर इसका सही आंसर होगा। और चलेंगे अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल क्या है? अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो सवाल ऑप्शन ए है, ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी आभासी और उल्टा, डी वास्तविक या सीधा। तो अवतल लेंस जैसे कि आपको पता ही है, जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। वो अब इस डायरेक्शन में जैसे ही इस तरफ बढ़ने का प्रतिबिंब, तो उसे क्या कह देंगे आप? आभासी। और ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो सीधा कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आभासी और सीधा। तो ये बात आप याद रखें। तो ये आंसर हुआ। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो सवाल है, वसा के पाचन का प्रमुख भाग किसकी सहायता से होता है? तो यहाँ वसा के पाचन का जिक्र है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा सहायता आप कह सकते हैं, या उसका प्रमुख अंग क्या है? तो पित्तरस है, जठर रस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और पेप्सिन है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो वसा के पाचन में जो सबसे ज्यादा सहायता करता है वो क्या है? यहाँ पे पित्तरस है। तो इसका ए जो है वो राइट आंसर होगा। और बढ़ेंगे अगले सवाल। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से आवर्ती फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज ऑप्शन है ए है, बी हेनरी, सी फैराड और डी जो है वो सेकंड है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो आवर्ती का मात्रक है वो क्या है? हर्ट्ज है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल करते हैं। तो यहाँ से हमारा मैथ शुरू हो रहा है और ये पहला सवाल है। तो सवाल है, एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुभुज, देखिए बहुभुज के बारे में अगर हम बात करें,
तीन भुजाओं से घिरे हुए को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी पांच भुजाओं की आकृति को पंचभुज कहते हैं। छह भुजाओं वाली आकृति को षटभुज कहते हैं। सात वाली को सप्तभुज कहते हैं। तो आठ भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? अष्टभुज कहते हैं। तो 10 भुज में तो 10 भुजा होगी, पंचभुज वाले में 5 भुजा होगी, षटभुज में 6 भुजा होती है और अष्टभुज में कितनी? 8। तो 8 भुजा वाला पूछा है तो नाम क्या हो गया इसका आंसर? ए इसका जो है राइट आंसर है। अब चलेंगे अगले सवाल। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 9:12 है। यदि सोनू की आयु 27 वर्ष है तो मोनू की आयु कितनी है? तो यहां पर देखिए लिख लेते हैं एक बार, सोनू और मोनू की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:12। तो 9 और ये 12 लिख लीजिए। कहा है सोनू की आयु कितनी वर्ष है? 27 वर्ष है, 27। तो यहाँ पे देखिए सोनू का जो अनुपात है वो कितना है? 9। तो 9 बराबर किसके हो जाएगा? सोनू की जो आयु दी है उसके, यानी कि 27 के। अब यहाँ से एक अनुपात किसके बराबर होगा? 3 के। 9 होती है 27। तो एक अनुपात अगर 3 है तो ये 12, मोनू का अनुपात 12 किसके बराबर होगा? 12 गुना 3 कर दीजिए तो 12 3 36। तो मोनू की आयु, क्योंकि एक अनुपात का मान 3 है तो 12 का मान कितना होगा? 36 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर होगा सी। और बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 60 है। तब उनका मैं से बताइए। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है? 60 हो इनकी गुणा से, यानी कि 4 पंजे 20 से क्या करना है? आपको भाग देना है। और 20 से जैसे आप इसे भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब आपको एक फॉर्मूला बस याद रख लेना है कि HCF यानी कि मैं से बराबर महत्तम समापवर्तक, जो कि HCF है हमारा, उससे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। मतलब LCM बटे क्या? AB क्या है? अनुपात है। इनसे बस भाग करना है। तो HCF के लिए आपको करना क्या है? LCM यानी कि जबकि 60 दिया है यहाँ पर, और बटे इनकी गुणा अनुपात की, यानी कि 4 गुना 5 आपको ऐसा करना है। तो 60 बटे 4 पंजे 20। तो कितनी बार कट गई? 3 बार कट गया। तो आपका HCF जो है इस सवाल में कितना आ गया है? 3 आ गया है। बी आंसर करेंगे और चलेंगे अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल क्या है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु क्रमशः 20 और 28 वर्ष हो तो तीसरे व्यक्ति की आयु क्या होगी? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको पता है संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है? योग होता है। तो आप क्या करिए, एक बार इसका योग निकालिए तीनों का। 3 है तो संख्या 3 होगी। औसत कितना है इनका? 34 है। लिखिए और गुणा करिए। 3 चौक 12, 3 3 और 1 10। तो इनका योग 102 आ चुका है। इनमें से दो आदमियों की उम्र बता दी, एक की 20 और एक की कितनी? 28। इन्हें जोड़िए, कितनी होगी? 48। और 48 बस आपको क्या करना है? यहाँ से घटा देना है। 12 में से 8 गए, 4 आ गए, और यहाँ 9 में से 4 गए तो कितने आ गए? 5। तो तीसरे व्यक्ति की उम्र कितनी आ गई है? 54 वर्ष। बड़ा सिंपल है, देखिए अगर आप ध्यान देंगे। 3 व्यक्ति, औसत आयु कितनी? 34। तो गुणा करते ही तीनों का योग आ गया, है ना? तीनों का योग तो कितना आ गया? 102। उनमें से दो की उम्र दे रखी, एक की 20 साल और एक की 28। आपने घटा दी दो की उम्र, तो तीसरे की बची 54। तो आंसर क्या हुआ? 54 साल। सी ऑप्शन। और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? 3m-4n का होल स्क्वायर का मान आपको बताना है, क्या होगा? तो देखिए ये किस पे आधारित है? आप जानते हैं अच्छे से, a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये आधारित है। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे a² और प्लस बी स्क्वायर की बजाय पीछे लिखेंगे हम, और -2ab लिखेंगे बीच में। इस तरीके से लिखेंगे। जनरली कई बार आप लोग ऐसा लिख देते हैं कि a² प्लस बी स्क्वायर और बाद में लिखते हैं -2ab। हमने सब बीच में लिख लिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑप्शन ताकि मैच कर सके अच्छे से। अगर आप सिचुएशन देख रहे होंगे तो 3 पद होने चाहिए। तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, और -2ab आएगा तो माइनस इसमें है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सी जाएगा। सीधी सी बात, इतना भी समझ सकते हैं। फिर भी अगर पूरे अच्छे से करेंगे तो पूरा कर लीजिए सवाल को। देखिए ए की जगह क्या है? 3m है, तो 3m का होल स्क्वायर इस तरीके से, जैसे ए स्क्वायर है, यहाँ पे जो भी है वो ए का काम कर रहा है, उसका स्क्वायर -2, फिर ए का काम वही 3m, और बी के लिए कितना? 4n, और प्लस बी क्या है? 4n है, तो 4n का स्क्वायर आप लगा देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा? 9m स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9m स्क्वायर। अब गुणा करिए, 2 3 6 और 6 चौक 24, ये m और ये n, तो mn हो गया। और ये 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और n स्क्वायर लगा दीजिए। तो जैसे कि हमने कहा, देखिए 9m स्क्वायर
और माइनस के 24 mn प्लस के 16n स्क्वायर, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका है यहाँ पे। तो 3 पद मिलने थे और ये वाला माइनस मिलना था, सिंपल आप देख के लगा सकते थे, तो आंसर सी हुआ। चलेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, यदि 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में x माइनस 5 माइनस x प्लस 2 बराबर 3, तो x का मान क्या होगा बताना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इनकी गुणा करिए अंदर, तो 2 की गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4x। अब इस 2 की गुणा 3 में भी करिए, तो 2 3 6, ये हो गया ऐसे। अब इस 4 की गुणा करिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो 4 गुणा x 4x हुआ। अब इसकी गुणा जब आप यहाँ करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, और 4 पंजे 20 हो गया। ये कितना है, माइनस एक्स प्लस 2 और बराबर कितना 3। अब देखिए ध्यान से, 4x प्लस के 4x माइनस के कैंसिल हो गए। और अब देखिए नंबरों को जोड़ लीजिए, 6 20 26, 26 और 2 28, 28 माइनस एक्स बचेगा और बराबर में कितने बच रहे हैं, 3। अब क्या करेंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे, x को इधर, x माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 कितने बचेंगे, 25। तो x का जो मान है वो फाइनली कितना आ गया है, 25 आ गया है। तो हम आंसर क्या देंगे, बी 25। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, जब 20 मिलीलीटर दूध में, ml कह सकते हैं आप यहाँ पे, तो 20 ml दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा बताना है। तो कितना पानी कह रहे हैं भाई, 4 लीटर कह रहे हैं, 4 लीटर पानी मिलाया जाए। तो अनुपात बनाने के लिए आपको यूनिट समान करना होता है। तो ये अच्छा ये 2 लिखा गया, कितना है 20 ml है, तो 20 लिखिए, 20 ml। और 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं या ml के कहते हैं। तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4000। 1 में कितने होते हैं, 1000। तो 4 में कितने हो गए हैं, 4000 ml होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट समान हो गया है, यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी, अनुपात का कोई मात्रक भी नहीं होता। तो 0 कैंसिल करिए, 2 एकम 2 करिए, और 2 से इसको काटिए, 200 बन गया। तो 1:200 जो कि आपको किस ऑप्शन मिल रहा है, डी में मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या देंगे, डी देंगे। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे है 7/10 है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, और आप ऑप्शन देख सकते हैं कि सभी पे परसेंटेज है। तो बेसिकली इस बात का मतलब आपको समझना है कि आपको केवल इसका क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है ना। 7/10 को आपको यहाँ पे दिख रहा है और ऑप्शन में भी दिख रहा है कि किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। और आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए आप किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। 100% इस तरीके से गुणा आप कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली 7/10 को किससे गुणा कर देना है, 100 से कर देना है। और देखिए 0 गया, 7 गुणा 10 तो कितना हो गया, 70%। आपको दिख रहा है ये किसमें है, सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। और चलते हैं अगले सवाल। तो देखिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, शांति की 3 पुत्रियां हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया, तो नया औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि इसमें हम क्या करेंगे, संख्या गुणा औसत बराबर योग वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। संख्या गुणा औसत बराबर योग। तो कितनी है यहाँ पे पुत्रियां, 3, तो संख्या 3 होगी। औसत कितना है उनका, 15, और गुणा करेंगे तो 15 3 45। जब उसने एक बच्ची गोद ली है ना, तो संख्या बढ़ गई 1, तो संख्या बढ़कर कितनी होगी, 4। उसकी उम्र कितनी है, 11 वर्ष। तो योग में वो 11 और जुड़ जाएगा, तो इसे जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये 6। अब ये नया योग है और ये नई संख्या है संख्या। अगर आपको औसत निकालना है तो क्या करेंगे आप, योग को संख्या से भाग दोगे, तो औसत आ जाएगा 56/4, औसत आ जाएगा आपका। भाग दे दीजिए, 14 बार कट जाएगा, 14 चौके 56 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। और चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। पहले 4 घंटों के लिए एक व्यक्ति 35 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति है, और अगले 6 घंटों के लिए उसकी औसत जो गति है, मतलब गति है उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। गतियों के औसत, देखिए यहाँ पे लॉजिक छिपा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गतियों के औसत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गतियों के औसत। और औसत गति का अनुपात आपको बताना है, औसत गति। तो ये कैसे निकलेगा आपको ध्यान रखना है। गतियों का औसत मतलब देखिए ये गति है, ये गति है, तो गतियों का औसत कैसा आ जाएगा, 35, मतलब ये औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो दोनों को जोड़िए, 35 + 45/2। इन्हें जोड़ेंगे आप, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। वैसे इससे भी आपका काम हो रहा है कि यहाँ से 40 क्या है, ये आ रहा है,
ठीक है। लेकिन कई बार आपको लगेगा भाई कट क्या पता ये 10 आ जाए, ये तो नहीं आ सकता, तो क्या पता लगे आपको कि इनमें से कोई डाउट में चला जाए, कटने के बाद 40 का 10 बन सकता है। वैसे अभी तक संभावित आपको लग रहा होगा कि ये होगा। औसत गति क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर समय कितना है? 4 घंटे, यहाँ कितना है? 6 घंटे। तो कुल समय की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 और 6 जोड़ लेंगे आप, 4 घंटे और 6 घंटे आप जोड़ देंगे तो कितना समय हो जाएगा? 10 घंटे। लेकिन बात है किसकी? कुल दूरी की। तो 4 घंटे अगर 35 की स्पीड से जाए कोई, तो 4 गुणा 35 कितना चला जाएगा? आप देखिए 140 हो जाएंगे। और 6 घंटे अगर 45 की स्पीड से जाए तो 6 गुणा 45 आप कर लीजिए तो 270 हो जाएंगे। तो 270 और 140 आप जोड़ लीजिए, 0 7 4 11, 410 हो जाएगा। तो दोबारा से देखिए एक बार, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है। तो 35 गुना 4 किया है हमने, क्या करा है? 35 गुना 4, थोड़ा साइड में कर दिया है तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। क्लियर है? 140 किलोमीटर आपको 140, तो 35 गुणा 4, वहीं 6 घंटे और 45 की चाल, तो गुणा उनकी भी कर दी, 270 वो आया। टोटल जोड़ दिया 410 किलोमीटर टोटल दूरी बैठ रही है। और कुल घंटे 4 और 6 जोड़ के कितना आ गया था? 10 घंटे, तो ये 10 आ गया। आपने इसको काट दिया, हल कर दिया तो कितना आ गया? 41 आ गया। तो इनका जो अनुपात बना है वो कितना बना है? 40:41। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आंसर देंगे डी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है? राम और श्याम चॉकलेट के 320 पैकेटों को 7:9 के अनुपात में बांटते हैं। राम की चॉकलेट ज्ञात कीजिए। टोटल पैकेट कितने हैं? 320 है, तो अनुपात है 7:9। जोड़ लीजिए आप इनको, 7 और 9 कितने हो गए? 16। 16 बराबर किसके ले लेंगे आप? 320 के। यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लीजिए, 16 दूनी 32, कितनी बार गया ये? 20 बार गया। तो 7 और 9 जोड़ के कितना आया? 16, और योग कितना है इनका टोटल? 320। तो 16 को हमने 320 के बराबर रखा। एक बराबर किसके हो गया? 20 के। राम की चॉकलेट पूछा है तो राम का अनुपात पहले वाला है, तो आप 7 में क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा आंसर? 140। तो आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। और चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के आसन फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन बताना है। तो दो घनों को जोड़ा गया है, तो घन जैसे कि आपको जानते हैं कि तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो अगर दो घन आप जोड़ देंगे इस तरीके से और एक परिणामी घनाभ बन जाएगा। देखिए चौड़ाई नहीं बदलेगी, 7 के साथ रहेगी, ऊंचाई भी नहीं बदलेगी। 7 और 7 जोड़ के इनकी लंबाई बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 14। तो अगर जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 14। चौड़ाई भी सेम रहेगी, ये 7 है तो 7 ही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी 7। और आपको क्या बताना है? घनाभ का आयतन। और आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। बस आपको गुणा कर देना है, 14 गुना 7 गुना 7 से गुणा कर देंगे, 297 गुना 7, 7 8 56, 7 9 63, और ये 5 हो गए हैं 68 हो जाएंगे। तो 686 जो कि आपके किस ऑप्शन में है? ए में है, ये आंसर हुआ इसका। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यदि 400 रुपए 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाते हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है बताना है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 400 रुपए, और ये क्या है? मिश्र धन है, कितना? 480। इन्हें घटा लेंगे आप तो ब्याज कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 ब्याज। ये समय कितना है यहाँ पे? 4 वर्ष है। तो दर बतानी है, फॉर्मूला लगाइए सीधे सीधे, दर का साधारण ब्याज ऐसा ही लिख सकते हैं आप, साधारण ब्याज को गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये सूत्र आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साधारण ब्याज जो है कितना है यहाँ पर? 80 है, 80 रुपए का ब्याज लगा है। 400 रुपए दिए, 480 मिले, तो 80 रुपए का क्या है? ब्याज है। तो 80 रुपए ब्याज हो गया गुणा 100। मूलधन क्या है यहाँ पे? 400 रुपए है, और समय देखिए कितना है? 4 है। 2 जीरो कैंसिल यहाँ कर दीजिए, 4 से इसको काटिए, 20 बार जाएगा, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया ये? 5%। तो दर जो है आपकी आई है 5%। ए ऑप्शन में है आंसर, ए करेंगे और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल है, पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक 10 में और एक कितने में? 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप एक का उपयोग एक साथ करने पर टंकी कितनी देर में भरेगी, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना आ गया? 30। तो 30 को 10 से भाग दिया, 3 आ गया। 15 से भाग दिया, 2 आ गया। जोड़ दीजिए,
3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। अब 5 से आपको इसको भाग देना है तो कितना आ गए 6 घंटे आ गए हैं। तो आंसर क्या रहेगा डी 6 घंटे। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल क्या है 12, 18 और 24 का एचसीएफ आपको लेना है। तो सिंपली वैसे तो आप अंतर विधि से कर सकते हैं, 18 में से 12 गए 6 और 6 इससे बता सकते हैं, है ना, यही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन भाग विधि से करेंगे ऐसे कि 18 को 12 से भाग दिया तो 12 एकम 12, 18 में से 12 के 6 बचे और अब ये 12 आपको आगे लिखना है। तो 6 दूनी 12 कितना आ गया यहाँ पे 0। जैसे ही 0 आया तो आप कह सकते हैं सिर्फ 6 है। लेकिन अभी 24 को और भाग दे लीजिएगा एक बार। तो 6 चौक 24, तो यहाँ पर भी 0 आ गया है 6 से ही। दोनों जगह 0 6 से आया है तो आपका एचसीएफ तीनों संख्याओं का क्या बताया जाएगा 6 ही बताया जाएगा। तो आपका आंसर क्या करना है सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में डी का 4 है, ए एन डी का 19 है। तो डी का नंबर 4 ही होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 और डी का कितना 4। 4 एक 5 और 14 जोड़ के कितने 19। तो डायरेक्ट नंबरों को यहाँ पे क्या किया है जोड़ दिया गया है। तो आप यहाँ पे भी जोड़िए, ए का 1, डी का 4, एम का कितना 13। अगर आप जोड़ते हैं तो 4 एक 5 और 13 में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें 18 मिलेगा। डायरेक्ट नंबरों को जोड़ना है, नंबर याद कर लीजिए। तो बी का आंसर क्या, मतलब इसका आंसर बी हो गया 18। अब चलते हैं अगले। तो देखिए भाई इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी है, ऊपर से उसकी रैंक क्या है 27 है और नीचे उसकी रैंक क्या है भी 5 है। तो आपको करना क्या है, ऊपर की रैंक जोड़िए, नीचे की रैंक जोड़िए और दोनों को जोड़ लीजिए। 7 और 5 12, 32 हो गया और उसमें से एक माइनस करना है। तो आंसर क्या देंगे 31। तो इस सवाल में बायां दायां भी होता तो बायां और दायां जोड़िए और एक माइनस कर दीजिए। ऊपर नीचे दे रखा है तो ऊपर और नीचे वाली रैंक को जोड़िए और एक माइनस कर दीजिए। आंसर क्या देंगे बी देंगे, आंसर हुआ बी। अब चलते हैं। तो देखिए चलिए इस सवाल को करते हैं। एक सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा बताना है। तो एक बार समझते हैं कि वो कैसे बदला हुआ है। तो CATCHER ये लिख दीजिए और फिर वो लिख दीजिए ECVEGGT। नंबर डालिए 3 1 20 3 8 5 18, 5 3 22 5 10 7 और कितना 20। 3 और 2 5, 1 और 2 3, 20 और 2 22, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 2 7, 18 और 2 20। तो सब में क्या हुआ है +2 हुए हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे हम लोग LEATHER। नंबर डालते हैं 12 5 1 20 8 5 18। सब में 2 2 जोड़ दीजिए, 12 और 2 14 हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 2 जोड़ के 7, यहाँ पे होंगे 1 और 2 जोड़कर 3, यहाँ पे 20 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 8 में 2 जोड़ देंगे हो जाएंगे 10, 5 में 2 जोड़ देंगे हो जाएंगे 7, 18 में 2 जोड़ दीजिएगा हो जाएंगे 20। नंबर डालते ये n हो जाएगा, ये g, ये c, ये v, ये j और g हो गया और ये आपका t हो गया। NGC VJ GT। तो हमें दिख रहा है कि ये किससे मैच कर रहा है d से। तो आपका आंसर d होगा। और चलते हैं हम अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल करते हैं। देखिए क्या है, सम्मेलन का जो हेड होता है वो क्या होता है अध्यक्ष। यहाँ पे दिया हुआ है सम्मेलन अध्यक्ष। तो अखबार का जो हेड होगा वो क्या होगा आपको बताना है। एनालॉजी का सवाल है, संबंध के हिसाब से बताना है सम्मेलन या अध्यक्ष। तो सम्मेलन में हेड अध्यक्ष होता है, अखबार का हेड बताना है। ए ऑप्शन है संवाददाता, बी वितरक, सी प्रिंटर और डी संपादक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी संपादक जो है यहाँ पे हेड होगा। अब चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, किसी कूट भाषा में यदि यूजुअल का कूट जो है वो 74 यानी कि 74 है तो आपको बताना है FINISH फिनिश का कूट क्या होगा। तो USUAL को आपको 74 दिया है तो पता करिए, नंबर डाल लीजिए। यू का 21 है, एस का 19 है, ये 21 है, ये 1 है और ये कितना है आपका 12 हो जाएगा। ये कितने होंगे 40 हो गए, इन्हें जोड़ लीजिए 40 तो यही हो गए, 21 22 और ये आपके 34 हो जाएंगे ये। तो कितना हो गया 74। तो सीधे सीधे क्या हुआ है योग हुआ है। तो आपको करना क्या है, इनके भी नंबर डालिए जोड़ दीजिए। FINISH नंबर याद कर लीजिए 6 9 होगा, 14 होगा, 1 होगा, 19 होगा और H जो है वो 8 होगा। एक बार जोड़िए 8 और 9 17 और 1 18, 18 22, 22 31 और यहाँ पर आपके जोड़ने में थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही है शायद, माफ कीजिएगा, दोबारा जोड़ लेते हैं। तुम्हारा जोड़ कितना आ जाएगा 9 और 6 15, ये 29 और ये 30, यहीं पे 30 हो गए और इन्हें जोड़ लीजिए। कुछ गलती हो गई है, चलिए दोबारा से एक बार नंबर डाल देते हैं।
एफ का कितना 6, आई का कितना 9, एन का कितना 14, आई का 9 और एस का 19 और एच का 8। यहाँ पर गलती हो रही थी शायद, तो 6 और 9 15 और 14, अच्छा वो 1 लिखा गया था और वहीं पे गलती थी, तो दोबारा से हम इसे देख रहे थे। 9 6 15 29 हो गया इतना, और इन्हें जोड़िए 28 और 8 36, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 2 और 3 5 और 1 जोड़ के 6। तो कुल मिला के योग कितना हो गया? 65 हो गया। डी आंसर आ गया है आपका। और इसी के साथ ये क्लास हमारी पूरी होती है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।